आज हम पढ़ेंगे मेटलर्जी ऑफ ओर्स में। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। उसके बाद दूसरा टॉपिक है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, भर्जन एवं निस्तापन। भर्जन एवं निस्तापन को कंसंट्रेशन या के बाद भेजा जाता है, मतलब अयस्क के सांद्रण के पश्चात इसको भर्जन एवं निस्तापन के लिए भेजा जाता है। किसको? अयस्क को, ओर को। तो पहला अपना टॉपिक है भर्जन, रोस्टिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं भर्जन। रोस्टिंग के अंदर क्या होता है, जो कंसंट्रेटेड ओर होती है अपने पास, सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क, इस अयस्क को हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म करने पर ये रोस्टिंग की प्रोसेस होती है, भर्जन की प्रक्रिया होती है। इट इज़ यूजफुल फॉर सल्फाइड ओर्स। यह सल्फाइड ओर्स में ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। यह सल्फाइड अयस्कों में ज़्यादा उपयोगी होती है। क्या क्या? जैसे एक सल्फाइड ओर ले ली हमने, जिंक सल्फाइड ZnS, उसकी ऑक्सीजन के साथ उपस्थिति में इसको क्या किया गया? गर्म किया गया। ये जो ट्रायंगल बनाया है ऊपर एरो के ऊपर, इसको ये साइन होता है गर्म करने का। किसी भी रिएक्शन को अगर हम हीट देते हैं तो एरो के ऊपर इस तरह का साइन ट्रायंगल बनाते हैं। तो क्या होता है कि जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है। इसी तरह दूसरा है कैल्सिनेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं निस्तापन। निस्तापन की प्रोसेस क्या होती है? बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। कंसंट्रेटेड ओर को हाई टेम्परेचर पर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब वायु की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर ओर को गर्म करना निस्तापन कहलाता है, और वायु की उपस्थिति में उच्च तापमान पर अयस्क को गर्म करना भर्जन कहलाता है। द कंसंट्रेटेड ओर को हाई टेम्परेचर पर एयर की प्रेजेंस में हीट करने की प्रोसेस रोस्टिंग प्रोसेस कहलाती है, और कंसंट्रेटेड ओर को हाई टेम्परेचर पर एयर की एब्सेंस में गर्म करने की प्रोसेस जो कहलाती है वो कैल्सिनेशन कहलाती है। यह जो यूजफुल होता है वो कार्बोनेट ओर के लिए होता है। मतलब जो सल्फाइड ओर होगी उनका तो क्या करेंगे? रोस्टिंग, और जो कार्बोनेट ओर्स होगी उनका हम क्या करेंगे? कैल्सिनेशन करेंगे। जैसे ये कार्बोनेट ओर है जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये जब रिएक्ट करता है एब्सेंस में एयर की, जब इसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से निकलती है। अब ये जो प्रोडक्ट बने हैं जिंक ऑक्साइड या कोई भी ऑक्साइड प्रोडक्ट बन सकता है, ये तो मैंने एक उदाहरण दिए कि इनके होते हैं, कोई भी हो सकता है। कोई भी मेटल के साथ सल्फाइड या कार्बोनेट जुड़ा हुआ होता है जो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। अब आगे इसको भेजा जाता है रिडक्शन के लिए। तीसरा प्रोसेस हमने बताया था रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है? अपचयन। जब हमने मेटलर्जी के बारे में पढ़ा था तो हमने 4 टॉपिक पर बताए थे। पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्क का सांद्रण। दूसरा रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, भर्जन एवं निस्तापन। तीसरा रिडक्शन, और चौथा प्यूरिफिकेशन। तो थर्ड प्रोसेस पे हम जा रहे हैं, रिडक्शन, अपचयन। अपचयन, रिडक्शन, जैसा कि आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा है। उस रिडक्शन प्रोसेस अपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन को बाहर निकालना अपचयन रिडक्शन कहलाता है, और ऑक्सीजन को जोड़ना ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाता है। रिडक्शन के अंदर ऑक्सीजन बाहर निकलता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। ऑक्सीकरण के अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकालना, किसी और के साथ जोड़ देना उसको। ऑक्सीडेशन में रिडक्शन अपचयन कहलाता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण का मतलब तो होता है ऑक्सीजन को जोड़ना, हाइड्रोजन को बाहर निकालना। और रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन को बाहर निकालना और हाइड्रोजन को जोड़ना। तो रिडक्शन प्रोसेस है यहाँ पर, इसमें क्या होगा?
ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और हाइड्रोजन जुड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन का लॉस होगा। इसमें जो रोस्टेड और कैल्सिनेटेड ओर जो हमें मिली है, रोस्टेड एंड कैल्सिनेटेड ओर जो हमने रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस की थी, उससे जो अयस्क मिला है उसका फिर रिडक्शन किया जाता है स्मेल्टिंग प्रोसेस से। स्मेल्टिंग मतलब इसको पिघलाकर, स्मेल्ट का मतलब क्या है, पिघलाकर इसको रिडक्शन किया जाता है। तो इसके कुछ मेथड है। जैसे पहला मेथड है रिडक्शन बाय एयर, वायु द्वारा अपचयन। ठीक है, तो वायु द्वारा अपचयन किस तरीके से होगा, ये जैसे मेटल सल्फाइड लिया है एक, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किए, तो ये क्या करेगा, मेटल अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। सेकंड है रिडक्शन बाय कार्बन, कार्बन द्वारा अपचयन। तो यहाँ पर आप देखना कि Fe2O3 और थ्राइस कार्बन, यहाँ पर रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को बाहर निकलना, तो ये बाहर निकाल कर किसके साथ जोड़ देगा, कार्बन के साथ, और ये मेटल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो Fe बनेगा, आयरन बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगा। थर्ड है रिडक्शन बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन, मतलब इसमें हाइड्रोजन का यूज लेंगे। ये है टंगस्टन ऑक्साइड WO3, W का मतलब होता है टंगस्टन। ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो टंगस्टन बाहर निकलता है और इसके साथ 3 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। चौथा है इसके अंदर रिडक्शन बाय एक्टिवेटेड मेटल, सक्रिय यौगिकों द्वारा अपचयन। सक्रिय यौगिकों द्वारा अपचयन, एक्टिवेटेड मेटल, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हाईली एक्टिवेटेड होते हैं और वो दूसरे मेटल के साथ रिएक्शन, दूसरे किसी मेटल के कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके उसको क्या कर देते हैं, फ्री कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम एक हाईली एक्टिवेटेड मेटल होता है और क्रोमियम भी क्या है, मेटल ही है, बट क्रोमियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये एल्यूमिनियम इसके साथ रिएक्शन करके क्रोमियम को बाहर निकालता है और Al2O3 में खुद भी बाहर निकल जाता है। तो ये रिडक्शन प्रोसेस है। तीसरी प्रोसेस भी देख ली हमने कि रिडक्शन प्रोसेस के अंदर क्या होता है। अब इसके बाद इस रिडक्टेड ओर को कहाँ पर भेजा जाएगा, प्यूरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। तो प्यूरिफिकेशन जो अपना 4th टॉपिक है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। प्यूरिफिकेशन के लिए इसको भेजा जाता है। प्यूरिफिकेशन के अंदर क्या किया जाता है, जो हमारे पास रिडक्शन करने के बाद मिला है मेटल, उसके अंदर अगर और कोई इम्प्योरिटीज़ रह गई है, तो जैसे कार्बन, फॉस्फोरस एसेट्रा की, तो उनको इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से दूर किया जाता है। इसके अंदर अलग अलग मेथड्स होते हैं जिससे ये प्यूरिफिकेशन किया जाता है। जैसे फर्स्ट है इसके अंदर डिस्टिलेशन। फर्स्ट क्या है इसके अंदर, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, आसवन। आपने नाम सुना होगा कि डिस्टिल्ड वाटर जो लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ करते हैं। डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसकी जो भाप निकलती है, उस भाप को वापस ठंडा किया जाता है और ठंडा करने के बाद जब वो वेपर, भाप वापस पानी में कन्वर्ट होती है तो वो डिस्टिल्ड वाटर कहलाता है। तो इसी तरीके से मेटल, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनका डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है। सेकंड है लिक्विडिफिकेशन, द्रवीकरण। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो जिनका मेल्टिंग पॉइंट, जिनका गलनांक कम होता है, मतलब जो बहुत कम टेम्परेचर देने पर भी पिघल जाते हैं। ऐसे मेटल या ऐसे धातु जो बहुत कम टेम्परेचर देने पर भी क्या हो, पिघल जाए, तो ऐसों को हम क्या करेंगे, लिक्विफिकेशन करेंगे। लिक्विफिकेशन के अंदर क्या प्रोसेस होती है कि इसका जब ऐसे मेटल को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, तो मेटल क्या होता है, जल्दी से मेल्ट होकर बाहर निकल जाता है और जो उसकी इम्प्योरिटी होती है वो क्या होती है कि वहीं पर जमी रहती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से वहीं पर जमी रहती है। जबकि जो अपना मेटल है वो मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक कम होने से
धीरे धीरे क्या होता है, बाहर निकलता जाता है और इम्प्योरिटी से अलग होता जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हम इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को एक कंटेनर में रखा जाता है। अब इसके अंदर ओर को रखा जाता है, तो जो इम्प्योरिटी होगी वो तो पॉजिटिव पर आकर चिपक जाएगी और जो मेटल होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर आगे चिपक जाएगा, जिससे दोनों अलग हो जाएंगे, हम इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। इसके बाद जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, क्षेत्र परिष्करण प्रक्रिया, क्षेत्र परिष्करण प्रक्रिया, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग क्षेत्र परिष्करण के अंदर एक क्या होता है कि इसके अंदर एक पाइप यूज किया जाता है जिसको बाहर से हीट दी जाती है, जिसको बाहर से क्या दी जाती है, हीट दी जाती है। और यहाँ पर इस मेटल को, जो भी हमें मेटल चाहिए वो इसके अंदर डाला जाता है। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये हीट आएगी तो वो जो मेटल और इम्प्योरिटी है, मेटल और इम्प्योरिटी में से इम्प्योरिटी क्या होगी, धीरे 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 पिघलती जाएगी और यहीं रहती जाएगी। इम्प्योरिटी क्या है, धीरे धीरे पिघलती जाएगी और इसको क्या किया जाएगा, मेटल को इसके अंदर से बाहर निकाला जाएगा। इसके अंदर से डालकर इन दोनों तरफ से हीट देंगे, मेटल को यहाँ से बाहर अंदर डालेंगे और यहाँ से हम इसको बाहर निकालेंगे। तो जैसे ही वो मेटल अंदर जाएगा, इसके अंदर जो इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी तो पिघल कर यहीं रह जाएगी और जो मेटल होगा वो धीरे 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 आगे बढ़कर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इस तरह से हीट से क्या होगा, उस पर्टिकुलर जोन की क्या हो जाएगी, रिफाइनिंग हो जाएगी। उस पर्टिकुलर एरिया का क्या हो जाएगा, परिष्करण हो जाएगा, रिफाइनिंग हो जाएगी। मेटल को इसके अंदर डाला जाता है, हीट से क्या होता है, दोनों तरफ से जब हीट मिलेगी तो हीट से क्या होगा, वो पिघलेगा। पिघल कर जो इम्प्योरिटी होगी वो तो यहीं रह जाएगी और बाकी जो मेटल है वो बाहर निकल जाएगा। ये जोन रिफाइनिंग है। इसके बाद है वॉन आर्केल मेथड। वॉन आर्केल विधि, इस विधि के अंदर क्या किया जाता है कि जो हमारे हैलोजन है, फ्लोराइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको क्या कहते हैं, हैलोजन कहते हैं। ये जो हैलोजन प्रोडक्ट है, इनके साथ मेटल की रिएक्शन करवाई जाती है। मेटल की रिएक्शन करवाने पर ये क्या होगा, मेटल के साथ जुड़ जाएगा और मेटल के साथ जुड़ने के बाद जब इसको गर्म किया जाएगा तो ये क्या होगा, उसके साथ अच्छी तरह से जो इम्प्योरिटी है उनके साथ अटैच होकर ये अलग हो जाएगा और अलग होने के बाद जो हमें मेटल मिलेगा वो बिल्कुल ही प्योर मेटल मिलेगा। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं इसको, देखना कि ये टाइटेनियम है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाई, आयोडीन के साथ करवाने पर TiO2 बना, टाइटेनियम आयोडाइड बना। इस Ti4 हम इसको लिख सकते, इस Ti2 की रिएक्शन जब इसको गर्म करेंगे लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब इस TiO2 को हम गर्म करेंगे लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इसके अंदर से जो इम्प्योरिटी है वो आयोडीन के साथ बाहर निकल जाएगी और हमारे पास ये प्योर शुद्ध टाइटेनियम प्राप्त होगा। तो ये 4 मेथड थे कंसर्न मेटलर्जी के, धातु कर्म के, जिससे हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर मेटल को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। अलग अलग मेटल्स के लिए, अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ में लिए जाते हैं। सबसे पहले मेटलर्जी के अंदर हमने पढ़ा कि 4 इसके मेन टॉपिक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। पहला है कंसंट्रेशन और अयस्क का सांद्रण, दूसरा है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, भर्जन एवं निस्तापन,
तीसरा है रिडक्शन अपचयन, चौथा है प्योरिफिकेशन। अब इनके अंदर फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमने अलग अलग मेथड पढ़े, जैसे ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड, फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, उसके बाद लीचिंग, ये सब मेथड थे। उसके बाद हमने पढ़ा रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बारे में। इसके बाद रिडक्शन और उसके बाद प्यूरिफिकेशन का अलग अलग मेथड हैं। इनके बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ना है, ये थोड़ा थोड़ा बस पता रखना है कि इनका क्या होता है, ये किस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है।